नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के बाद अमित शाह से मिली द कश्मीर फाइल्स की टीम। सोशल मीडिया पर वायरल हुई मुलाकात की तस्वीरें। उत्साह बढ़ाने और सराहना के लिए शाह को किया धन्यवाद। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से कोर्ट ने किया इनकार। होली के बाद होगी सुनवाई। दिशा सालियान केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे को बड़ी राहत। सेशंस कोर्ट से जमानत हुई मंजूर। मुंबई पुलिस को कार्रवाई न करने की सख्त हिदायत। कांग्रेस में चुनावी हार से मचा हाहाकार। सोनिया गांधी का बड़ा फैसला। 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से लिया इस्तीफा। एलएसी पर चल रहे विवाद में मोदी सरकार की बड़ी जीत। चीन की सेना ने खाली कर दिया एलएसी का हॉट स्प्रिंग एरिया। सबसे पहले बात धूम मचा रही कश्मीर फाइल्स की। फिल्म द कश्मीर फाइल की टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी पीएम ने जमकर सराहना भी की। इसके बाद अब विवेक अग्निहोत्री की टीम ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिसकी अमित शाह ने भी जमकर सराहना की। विवेक अग्निहोत्री ने मीटिंग के बाद ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और कहा कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए अमित शाह जी का शुक्रिया। कश्मीरी लोगों और सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों के लिए आपका लगातार प्रयास सराहनीय है। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर के लिए आपका नजरिया मानवता और भाईचारे को मजबूत करेगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर भी विवेक अग्निहोत्री ने अमित शाह की तारीफ की है। डॉक्टर साहब, पीएम के बाद गृह मंत्री अमित शाह से ने भी फिल्म की तारीफ की है, सराहना की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये काम वही कर रहे हैं जिनको जलाना ये चाहते हैं, उनको तो पूरी तरीके से राख कर दे रहे हैं ये लोग। एक तरफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, फिल्म मत जाओ, और हमारे पास तो ये भी खबर आ रही है कि सिनेमा हॉल तो फुल जा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ विरोधी दल के लोग भी जाकर के उद्दंडता करने का काम कर रहे हैं सिनेमा हॉल के अंदर। सिनेमा हॉल के अंदर जय श्री राम और भारत माता की जय और वंदे मातरम की नारे लग रहे हैं। ऐसी फिल्म पिछले कुछ दशकों में कभी नहीं आई कि जब जनता उमड़ पड़ रही हो फिल्म देखने के लिए। अब जब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाए कोई फिल्म, कंट्रोवर्सी ऐसी हो जाए, और ये कंट्रोवर्सी किसी ने, विवेक अग्निहोत्री ने पैदा नहीं की। ये लुटियन गैंग, ये जो इकोसिस्टम है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अर्बन नक्सल्स, जिस तरीके से इस फिल्म को टारगेट करने की लोगों ने कोशिश की, उसकी वजह से ये फिल्म इतना पॉपुलर हो गया कि अब इसके ऊपर भी राजनीति तो होगी ही होगी। और राजनीति करने में विवेक अग्निहोत्री पीछे नहीं हट रहे। प्रधानमंत्री के पास चले गए, गृह मंत्री के पास चले गए, तो वही सुरजेवाला तो ट्वीट करेगा ही, कांग्रेस पार्टी वाले भी ट्वीट करेंगे। अभी जो पॉपुलैरिटी की वजह से ये फिल्म सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है, सुपरहिट हो चुकी है, अब एक नया बैटल, एक नया फ्रंट विवेक अग्निहोत्री को झेलना पड़ेगा। जब ये शातिर, ये जो लुटियन मीडिया है, जब इनके ऊपर काउंटर अटैक करेगी, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है, फर्स्ट क्लास फिल्म, फर्स्ट क्लास रिस्पांस और लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए विवेक अग्निहोत्री को बहुत बहुत बधाई। जी डॉक्टर साहब, द कश्मीर फाइल्स का एक तरह से देखा जाए तो टॉप ब्रांडिंग और प्रमोशन हो चुका है, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ था। तो वहीं हिजाब विवाद पर भी घमासान जारी है। हाईकोर्ट के फैसले को नकारते हुए विरोधी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि स्कूल कॉलेज में हिजाब नहीं पहना जाएगा, ड्रेस कोड फॉलो किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य हिस्सा नहीं है। लेकिन इस फैसले को न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसकी तुरंत सुनवाई करने की अपील की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने साफ इनकार करते हुए कहा कि होली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई को लिस्ट करेगी और जो भी सुनवाई होगी तत्काल नहीं, होली के बाद की जाएगी। लेकिन अमर अब्दुल्ला, ओवैसी और मुफ्ती ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने होली के बाद जो भी सुनवाई होगी करने का फैसले की बात कही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हिजाब गैंग है जी, ये जो हिजाब गैंग जिहादियों का है, ये 10 जूते भी खाएंगे और 10 प्याज भी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा। इस देश में संविधान है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई जब ये तुम्हारे इस्लाम का ये अभिन्न अंग नहीं है, क्यों जिद कर रहे हो? तो पहुंच गए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, खुद चले गए सुप्रीम कोर्ट और बच्चों को कह दिया कि भाई एग्जाम मत देना। आज लड़कियां, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां एग्जाम छोड़ के बाहर चली गई, बोले हिजाब नहीं तो एग्जाम नहीं, हिजाब नहीं तो पढ़ाई नहीं। और इनका वकील वही संजय हेगड़े, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए शाहीन बाग भेजा था, जो वहाँ हाथ जोड़ के नेतागिरी करने में लग गया था, उसने ही ये पिटीशन डाला है। क्या आर्गुमेंट है? आर्गुमेंट ये है कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्राइवेसी, इन दोनों मसले को नज़रअंदाज करके ये फैसला दिया गया है। भाई कान इधर से पकड़ो क्या उधर से पकड़ो, होना कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं होना है कि जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। रही बात प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी आपको कौन रोक रहा है? घर के अंदर आप बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, आपको बीच जाना है, आपको मॉल जाना है, सिनेमा देखना है, रेस्टोरेंट जाना है, बाजार जाना है, आपको जो पहनना है पहनिए, कौन रोक रहा है? लेकिन जहां एक रूल बना हुआ होता है, जहां सबके लिए यूनिफॉर्म लागू किया जाता है, जहां पे यूनिफॉर्म मैंडेटरी होता है, वहां पे प्राइवेसी के कोई स्पेस ही नहीं है। आप मुसलमानों को, उनकी भावनाओं को भड़काने का काम बंद कीजिए। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा है कि पर्दा हो या फिर हिजाब हो, बुर्का हो, घूंघट हो, ये सारी चीज़ें महिलाओं के इमेंसिपेशन के लिए बाधक है, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, यह हाई कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मैं बताऊं, ये एक इशारा दे दिया गया। ये संजय हेगड़े छाती पीट रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगी। अरे भाई नहीं दे पाएंगी, दिस इज योर चॉइस। भाई आप चॉइस, अगर आप ये कर रहे हो कि राइट टू चॉइस है हमको कि हम हिजाब पहने या नहीं पहने, तो ये आपका चॉइस है। एग्जाम दो या ना दो, एग्जाम तो अपने टाइम पे होंगे। तो ये दबाव डालने की राजनीति, रणनीति सुप्रीम कोर्ट पे कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना जो छाती पीट रहे हो, इतना बढ़िया इसे बता रहे हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, कई बच्चियों के भविष्य इस पे लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ड्रामा बंद करो, होली के बाद देखेंगे, होली के बाद लिस्ट करेंगे, उसके बाद नॉर्मल सुनवाई होगी, देखा जाएगा जो होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जान रहे हैं कि ये तमाशा ज़्यादा हो रहा है, इनके पिटीशन में सब्सटेंस नहीं है, और जो कुछ भी ये कह रहे हैं वो हिंदुस्तान को, खास करके मुस्लिम महिलाओं को अंधकार में डालने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए कुछ नहीं होने जाने वाला। जी डॉक्टर साहब, हिजाब का मुद्दा जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, उसी तरह दिशा सालियान केस भी तूल पकड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ी राहत मिल गई है। दिशा सालियान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने और झूठी सूचना फैलाने के आरोप में नारायण राणे पर यह आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसी केस में नारायण राणे और उनके बेटे को सेशन कोर्ट ने राहत दे दी है और उनकी जमानत को मंजूर किया गया है। मुंबई के डिंडोशी कोर्ट के आज के इस आदेश में कहा कि नारायण राणे और नितेश राणे को कुछ शर्तों के साथ और 15,000 के निजी मुचलके के साथ गिरफ्तारी से पूर्व जमानत दी है और मुंबई पुलिस को इन पर कोई कार्रवाई न करने की सख्त हिदायत दी गई है। डॉक्टर साहब, अघाड़ी पर जो आरोप लग रहे थे कि बीजेपी को नेताओं को फंसाने की साजिश चल रही है, आज फेल हो गई। देखिए वो कहाँ है भाई संजय राउत जी।
3.5 लीटर जाएगा जेल। बहुत दिन बीत गया, कोई गया नहीं जेल। और इनके 2 अनमोल रतन, 2 मंत्री, वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख, वो अर्थर रोड जेल में है। भाई ऐसा क्या है कि कोर्ट में अघाड़ी के लोगों को जमानत नहीं मिलती, राहत नहीं मिलती, वो जेल चले जाते हैं, और जो ये लोग आरोप लगाते हैं कोर्ट में वो स्टैंड नहीं करता, जमानत मिल जाती है, एंटिसिपेटरी बेल मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल साफ है कि एक बदले की कार्रवाई के तहत आप अनर्गल आरोप लगाएंगे जो कोर्ट के अंदर टिकता नहीं हो, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और दूसरी तरफ जो आरोप इन लोगों के ऊपर लगता है उसमें सबूत आ जाते हैं। कोर्ट कहता है कि भाई तुम लोग प्राइमा फेसी तुमने गलती की है जी, बेल नहीं मिलेगा, जेल में रहिए। तो ये लड़ाई जो है अब एक तरफा होते चला जा रहा है। ये ठीक वैसा ही लग रहा है कि जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम जो है अफगानिस्तान के साथ खेल रही है, एक का हारना तय है और दूसरा चौके छक्के लगाए जा रहा है। खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि होली के बाद 135 घंटे की रिकॉर्डिंग आ गई, इस्तीफा देना पड़ गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को। दूसरा, रश्मि शुक्ला का एक पेन ड्राइव बॉम्ब था जिसमें सबके ऑडियो बाकायदा रिकॉर्ड किए हुए थे। अब ये खबर आ रही है कि होली के बाद फिर एक नया बॉम्ब जो है वो देवेंद्र फडणवीस फोड़ने वाले हैं। तो अब देखिए, लड़ाई में तो लगातार अघाड़ी की हारी नज़र आ रही है मुझे, इसमें कुछ खास गेन होता नज़र नहीं आ रहा। और इसी चक्कर में शिवसेना बीएमसी चुनाव में पूरी तरीके से हार के कगार पर खड़ी हो जाएगी अगर इसमें कुछ नया बदलाव नहीं होता है तो। जी डॉक्टर साहब, यानी कि नारायण राणे को तो कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन चुनावी हार का असर कांग्रेस पार्टी पर सबसे ज्यादा होता दिख रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और इस हार को लेकर पार्टी आलाकमान ने रविवार को एक बैठक बुलाई, जिसके बाद से लगातार एक्शन का दौर शुरू हो गया है। सबकी जवाबदेही तय की जा रही है, इसीलिए अब सोनिया गांधी ने एक्शन लेते हुए हार वाले राज्यों की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा। इस आदेश के बाद ही 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी ने चुनावी हार के बाद 5 राज्यों के जो अध्यक्ष थे उनसे इस्तीफा ले लिया है। आगे की रणनीति पे काम शुरू? रणनीति तो बिल्कुल साफ है इनकी। भाई हार के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी, हार के लिए जिम्मेदार प्रियंका वाड्रा और हार के लिए जिम्मेदार स्वयं सोनिया गांधी। लेकिन ठिगड़ा किसके माथे फूट गया? प्रदेश अध्यक्षों के। ये बेचारे सिद्धू भी सोच रहे होंगे भाई कहाँ मैं फंस गया। तो भाई सिद्धू को इतना आगे बढ़ा के लेके जाने वाले शख्स कौन है? भाई आप सिद्धू जो लगातार चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ही बयान दे रहा था, अपनी सरकार के खिलाफ ही बयान दे रहा था, उसको आपने अध्यक्ष बना दिया। तो भस्मासुर पालोगे तो यही तो होगा। तो नुकसान इसमें जवाबदेही किसकी है? भस्मासुर की नहीं। भस्मासुर को अध्यक्ष बनाने वाले की जिम्मेदारी है। तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से इस्तीफा लेनी चाहिए जी। आपने अजय कुमार लल्लू, आपने हीरा ढूंढ के निकाला यूपी जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट में, जो बोल नहीं सकता, जो किस शहर का है लोगों को मालूम नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मन से नहीं कर सकता, ढंग से वो बोल नहीं पाता। भाई आपको किसने कहा था जितेंद्र प्रसाद को नहीं बनाने के लिए, आरपीएन सिंह को नहीं बनाने के लिए? बहुत सारे लीडर्स थे बड़े बड़े, लेकिन आपको चाहिए गुलाम कि जो आपकी बात पे उठे, आपकी बात पे बैठे, आपके इशारों पे जो है वो सारा काम करे। तो फिर आपने उनको बना दिया, तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तो होनी चाहिए सोनिया गांधी की। भाई इस तरह के लोगों को आपने चुना ही क्यों? भाई आपकी गलती के कारण आपके तमाम गोवा के बड़े बड़े लीडर्स वो पार्टी छोड़ के चले गए, टीएमसी जैसे पार्टी में चले गए। बताइए, जो पार्टी जिसकी कोई वहां पे विसात नहीं थी, वहां पे वो लोग जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े लीडर्स। तो इसमें किसका नुकसान और किसकी जिम्मेदारी? गांधी परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी तो गांधी परिवार की मिल्कियत है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कंपनी का मालिक थोड़ी बदलता है, स्टाफ को बदला जाता है। तो 5 स्टाफ को उनसे रिजिग्नेशन ले लिया गया। अब कोई नए मुर्गों की तलाश होगी जो अगले हार के बाद फिर इस्तीफा देंगे, यही तमाशा चलता रहेगा।
कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि ये हार के बाद उससे कुछ सीख नहीं लेती और इसलिए गर्त में जा रही है। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी में चुनावी हार से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन एलएसी पर चल रहे विवाद में भारत की जीत हुई है। चीन ने पहली बार ये कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के हॉट स्प्रिंग इलाके को खाली कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन पूर्वी लद्दाख में जितनी जल्दी हो सके गतिरोध के एक स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। आखिरी बार 4 और 5 अगस्त को डिसएंगेजमेंट गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर हुआ था। 12वें चरण की बातचीत के बाद यह इलाका खाली किया गया था। गोगरा में दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हट गई थीं। यह 31 जुलाई 2021 को 12वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान हुए समझौते के अनुरूप था, यानी कि भारत के सामने चीन को घुटने टेकने पड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, ये तो मोदी सरकार की बड़ी जीत साबित हो रही है कि चीन वापस जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। कहां है वो लुटेन मीडिया के लोग? कहां है राहुल गांधी? 1200 किलोमीटर घुसाया है चीन अंदर, अब जा रहा है वापस। ये चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है। ये घोषणा अपने आप में हार है। ये चीन का इतिहास रहा है कि जिस जमीन पे वो चला जाता फिर वापस नहीं जाता, और इतनी सारी टुकड़ियों के साथ वो लद्दाख आया था और 1 इंच जमीन उसके हाथ नहीं लग पाई। तो एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन चीन जो है वो केजरीवाल की तरह है, ये बोलता कुछ है करता कुछ है, भरोसा करने के लायक नहीं है। और इसलिए ये जो बयानबाजी हो रही है उसकी पुष्टि बाकायदा ग्राउंड में होगी जी। और जब तक भारत की सरकार, भारत की आर्मी ये ना कह दे कि ये लोग पीछे जा रहे हैं, तब तक इस तरह की खबरों के ऊपर और ख़ास करके चीन की सरकारी मीडिया के द्वारा जो खबर आती है उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये चीनी धोखेबाज होते हैं, इनके ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी सरकार की। हम लोगों ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार भरोसा किया था, हिंदी चीनी भाई भाई, और बहुत सारी ज़मीन को इन्होंने हड़प किया, हमला भी कर दिया और सारी जो चीनी और सब गुड़ जो है वो सब बर्बाद हो गया। तो ये सरकार वो गलती नहीं कर रही, चीनियों को उसके ही गेम में पराजित कर रही है। बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक तैनात हैं, जितनी चीन की टुकड़ी है उससे ज़्यादा टुकड़ियां जो है हिंदुस्तान वहाँ पे बाकायदा गार्ड में लगा करके रखा हुआ है। और इसलिए चीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस सरकार को, भारत की इस सरकार को कैसे हैंडल किया जाए। तो नए नए पैतरेबाजी भी हो सकती है। खैर, आज ये खबर आई है, कल तक हिंदुस्तान की तरफ से भी इसका कन्फर्मेशन आ जाएगा, तब ये कहा जा सकेगा कि वाकई चीन वापस गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। फिलहाल चीन के इस दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।